अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। हमारे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है और हमारे चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखें, बायो मीन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हमने उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली 5 मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। 5 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? तो पहला मॉलिक्यूल इसमें आता है वाटर, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इन 5 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स रिएक्शन या केमिकल कंपोनेंट्स। तो हमने केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। अब बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने कि हमें बायोकेमिस्ट्री की स्टडी ही क्यों करनी है। एक तो ये कि जब तक हमें उन केमिकल्स का पता नहीं होगा जिन केमिकल्स ने बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट बनाना है, तो हम अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें कि अब जिनकी बोन्स वीक हैं, हमें नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री की वजह से कि बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, क्या ज़्यादा क्वांटिटी जो है कैल्शियम की रिक्वायर होती है बोन्स के लिए। अब अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है कि बोन्स के लिए कैल्शियम रिक्वायर है और मिल्क में क्या है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है, तो हम क्या क्या रिकमेंड करेंगे कि ऐसे लोग जिनकी बोन्स वीक हैं तो उनको दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। तो अपने स्ट्रक्चर को बेटरली वर्क करवाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमें अपने स्ट्रक्चर की एनाटॉमी समझने के लिए, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके फंक्शंस की स्टडी के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो जैसे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम रिक्वायर होता है, कैल्शियम ब्रिज बनता है उसमें, ये आप आगे जाके बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हम अपने स्ट्रक्चर, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो हम कैल्शियम की अगर हमारे अंदर कमी हो जाए तो क्या होगा? मसल फटीग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो ये लाइन साफ बता रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने किससे हैं? बायोकेमिकल्स की वजह से बने हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई हुई है। अब इनमें अब केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे होते हैं जी, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है। रिस्पायरेशन, ये प्लांट के अंदर फूड बनाने का एक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन होती है ह्यूमन के अंदर, जो एयर को इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं उसमें भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। डाइजेशन है, डाइजेशन होती है, जो भी हम फूड केमिकल अंदर लेके जाते हैं उसकी ब्रेकडाउन कैसे होनी है, तो ये डाइजेशन में आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा केमिकल रिक्वायर है, इन सब की स्टडी करनी है हमने। तो बेसिकली एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस को हमें केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये बायोकेमिस्ट्री है। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो 2 टाइप्स के मेन कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन नहीं होते उसको हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही रोल प्ले कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। आपकी बुक में एक यहाँ पर दिया हुआ है जी, बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर। ये बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से भी। तो यहाँ पर उन्होंने केमिकल कंपोजिशंस बताई हुई हैं, केमिकल कंपोजिशन बताई हुई हैं कि बैक्टीरिया सेल में कौन कौन से केमिकल कितनी % प्रेजेंट हैं और वही केमिकल जो है वो मेमेलियन सेल में कितने प्रेजेंट है, इन्होंने कंपैरिजन बताया हुआ है।
तो अगर हम बात करें वाटर की, बैक्टीरियल सेल में वाटर कितना 70% होता है, मेमेलियन में भी 70% है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है 15% है बैक्टीरिया में, लेकिन मेमेलियन में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं 18%, इसलिए हमें प्रोटीन वाली फूड जो है वो ज़्यादा अपटेक करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3% होती हैं और मेमेलियन में 4%। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं वो भी मेमेलियन सेल्स में ज़्यादा होती हैं। इसी तरह लिपिड्स हो गए, लिपिड्स जो हैं वो बैक्टीरिया में कम होते हैं, मेमेलियन में ज़्यादा होंगे। डीएनए है बैक्टीरिया में 1% होता है, मेमेलियन सेल में 0.25% होता है। आरएनए 6% है और इसमें आरएनए भी कम होगा 1.1%। तो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंजाइम्स वगैरह हो गए, हार्मोन्स हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है ना, तो ये सारे क्या हैं, ये दोनों में इक्वल हैं, ये 1% प्रेजेंट होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टेबल को एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयार करना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा ये एमडी कैट में बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स की, हमने केमिकल कंपाउंड्स की बात की कि मेमेलियन सेल्स में कितनी होती हैं और बैक्टीरियल सेल में कितनी होती हैं। अब ये केमिकल्स जो हैं जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या करती हैं, डिफरेंट केमिकल्स बनाएंगे, डिफरेंट केमिकल्स बना के डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन करवाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, इन केमिकल्स को अपटेक करने करके यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया अपने अंदर। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, ठीक है, बेशक वो तोड़ फोड़ हो रही है, बेशक न्यू केमिकल्स बन रहे हैं, सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म में आएंगे। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो होती क्यों है, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सके। अब ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल डिपेंड किस पे कर रहा होता है, कि वो बायोकेमिकल्स को अपटेक करें, ऐसे केमिकल्स को अपटेक करें जो उनकी लिविंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो वो अपनी फूड से अपटेक करता है या वो इन्वायरमेंट से अपटेक करता है। उसको अपटेक करके उनसे कोई दूसरे न्यू केमिकल्स बनवाए जो उनके लिविंग मैटर के लिए ज़रूरी होती हैं, लिविंग बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। अब अगर हम इन बायोकेमिकल्स को यूटिलाइज़ करना चाहें तो किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। आर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग न्यू सब्सटेंसेज एंड चेंजिंग दैम इन दी वेरियस वेज। अब जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज ऑर्गेनिज्म ने अपटेक किए हैं, फूड के ज़रिए, इन्वायरमेंट से इनहेल करके अपटेक किए हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने अपटेक किए हैं, अब उन केमिकल्स को किन वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। पहला एक वे तो ये है जी कि ये बिल्डिंग करें सेल मटेरियल, कि सेल मटेरियल जो है सेल के लिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मटेरियल इन्हें चाहिए उन मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक नया मटेरियल बना दे जो सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। दूसरा, एनर्जी हासिल करने के लिए भी वो केमिकल्स को अपटेक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ होती है, जिसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक मीन एरो में होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होगी उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है सेल लेवल के अंदर तो वहाँ से जो है एटीपी बनती है, एनर्जी हमें मिल जाती है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, मेटाबॉलिज्म की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स है मेटाबॉलिज्म की, जिसमें होती है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना कहते हैं टू बिल्ड अप, लिज्म मीन होता है, इज्म कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो सिंपल सब्सटेंसेस मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देंगे। फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन होकर ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जो एज अ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो ये होती है एनाबॉलिज्म। कैटा मीन होता है टू कट डाउन या टू ब्रेक, इज मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, यानी क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमने अपटेक कर लिया तो उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि छोटे सब्सटेंसेस ने मिलकर बॉन्डिंग बना के फिर बड़ा सब्सटेंस बनाना होता है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर। जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उन्होंने सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाना, और जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के बॉन्ड टूटेंगे तो वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ होगी। मिसाल के तौर पे रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव अलग हो जाएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे इसके साथ बॉन्डिंग टूटने की वजह से एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के जो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। इसमें आपने बायोमॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको जो मैंने ब्लॉक करवाया है, ब्लॉक आप MCQ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, मेटाबॉलिज्म की जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।